रेबीज का जो जनरल इंक्यूबेशन पीरियड है ये वैरी करता है 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक, दैट इज 1 वीक टू 1 ईयर। लेकिन कई सारे केसेस में देखने को मिला है जहां पे रेबीज 1 साल के बाद भी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में भी जाकर मैनिफेस्ट कर जाता है। तो आखिर क्या रीजन है कि रेबीज इतने सालों के बाद भी मैनिफेस्ट कर रहा है? तो रीजन कुछ गलतियां हैं, रीजन हम ही है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से रेबीज मैनिफेस्ट कर जाता है 1 साल के बाद भी, जिसको हम लोग कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यूजुअली अगर आप देखो तो रेबीज तो 2 महीने से 3 महीने में ही मैनिफेस्ट कर जाता है, मीन 60 डेज टू 90 डेज के अंदर रेबीज हो जाता है। एक बार रेबीज हो गया मतलब कि कहानी इसके बाद खत्म हो ही गई, आगे फिर बचने का कोई उपाय ही नहीं होता है इसमें। तो यहां पे गलती रेबीज वायरस की नहीं है। वायरस तो आपके बॉडी में एंटर किया है, धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, एंड वहां पे जाके एन्केफेलाइटिस प्रोड्यूस कर रहा है, एंड फिर वहां से डिसेंड हो रहा है नर्व्स के थ्रू एंड सलाइवरी ग्लैंड में आ रहा है, यहां से सलाइवा में सिक्रीट हो रहा है, एंड यहां से फिर दूसरों में जा रहा है। रेबीज की तो कोई गलती नहीं है इस वायरस की। गलती किनकी है? तो गलती ह्यूमन बीइंग्स की है। तो कहां पे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से कभी कभी रेबीज प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है, एंड 5-5, 7-7 साल के बाद जाके रेबीज होता है। एक केस जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है, चेन्नई का वो बच्चा जिसको 7 साल पहले डॉग बाइट हुआ था, 7 इयर्स के बाद जाके उसको रेबीज मैनिफेस्ट करता है, एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, एंड पोस्टमार्टम में निकल कर आता है कि ये तो रेबीज डिजीज था। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। यूजुअली 2 जगह पे गलतियां देखी गई हैं। सबसे पहला है वैक्सीन के लेवल पे, दैट इज एंटी रेबीज वैक्सीन, एंड दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन के लेवल पे, दैट इज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, दोनों को डिस्कस करूंगा डिटेल में, देखते रहें। ARV एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर 4 स्टेप्स में गलतियां देखी गई हैं। डोज, शेड्यूल, साइट, कोल्ड चेन। सबसे पहले डोज की बात करते हैं। कई बार इनएडिक्वेट डोज लग जाने की वजह से ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो कि 1 वीक टू 1 ईयर होने वाला था, ये कभी कभी प्रोलॉन्ग कर जाता है क्योंकि आपने इनएडिक्वेट डोजेस दिया है। अगर आपने एडिक्वेट डोज दिया होता तो ऑफ कोर्स आप रेबीज डिजीज से बच जाते, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन इतना इफेक्टिव है कि अगर एडिक्वेटली ऑन टाइम एज पर शेड्यूल दे दिया गया तो 100% ऑलमोस्ट आपको ये प्रोटेक्ट कर रखता है। लेकिन वहीं अगर ये इनकम्प्लीटली दिया गया है तो ये प्रोलॉन्ग कर जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो डोजेस अगर इंट्रामस्कुलर की बात करें तो 0.5 ml या 1 ml डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स, क्या ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, या कौन सा वैरायटी आप लगा रहे हो, आप वेरोसेल लगा रहे हो या प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो लगा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर 0.5 ml के वायल में आपने लिया है ये वैक्सीन को तो पूरा कंप्लीट वायल आपको लगाना होता है इंट्रामस्कुलरली। ऐसा ना हो कि आपने 1 ml का लिया है, आधा ml आपने यहां लगा लिया और आधा ml आपने यहां लगा लिया, ऐसा नहीं है, कंप्लीट फुल आपको लगाना होता है। वहीं पे अगर इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल में 0.1 ml ये दोनों बाजू में आपको लगाना होता है। ऐसा ना हो कि 0.2 ml आपने एक ही सिटिंग में एक बाजू में लगवा लिया एंड खुश हो गए कि हमने तो लगवा लिया है डोज। तो इसी को कहते हैं इनएडिक्वेट डोजेस। तो डोज को प्रॉपरली जो आपको मेंशन्ड है, जो प्रोटोकॉल कहती है, एज पर प्रोटोकॉल आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात, शेड्यूल। बहुत ही ज्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स इस शेड्यूल को लेकर ही होता है। शेड्यूल में इंट्रामस्कुलर आपको कंप्लीट 5 डोज लेने की जरूरत है, एंड इंट्राडर्मल आपको कंप्लीट 4 डोज लेने की जरूरत है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, लोगों के मुंह से सुना है, कमेंट्स में देखा है, प्लस कई सारे वीडियोस भी हमने देखे हैं, आर्टिकल्स हमने देखे हैं कि लोग 3 डोज लगा के खुश हो जाते हैं, और वो भी क्या 037 लगाने के बाद लोग हैप्पी हो जाते हैं कि हमने तो फुल कोर्स ले लिया, एंड सोचते हैं कि हम तो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। 037 इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है। मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूं इस बात को, 037 इनकम्प्लीट है। आप चाहे इंट्राडर्मल लो या इंट्रामस्कुलर लो, 037 से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। या तो 1 ईयर के पहले ही रेबीज हो जाएगा, या तो 1 ईयर के बाद प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड के बाद रेबीज हो जाएगा, एंड फाइनली कहानी हो जानी है खत्म।
ये बात अलग है कि जिस डॉग ने या जिस कैट ने आपको बाइट किया है शायद उनको रेबीज ना हो। अगर उनको रेबीज नहीं था तो आपको रेबीज नहीं होगा, तो चाहे आप एक वैक्सीन लो या 2 लो या 3 लो, प्रोटेक्टेड आप रहोगे ही रहोगे, क्योंकि आपको तो रेबीज होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर वो डॉग को या कैट को या मंकी को, जैकल, वुल्फ, फॉक्सेस, अगर उनको रेबीज था एंड उन्होंने आपको बाइट किया है और आपको रेबीज डिजीज होगा, तो ये 3 डोजेस आपको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है। इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड कंप्लीट डोजेस लगाएं। यहाँ पे शेड्यूल को लेके बहुत भारी कंफ्यूजन होती है लोगों में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लूं, इंट्रामस्कुलर अगर आप लेते हो तो 5 डोज लेंगे, 0, 3, 7, 14 एंड 28 में। इंट्राडर्मल अगर आप लेते हो तो 4 डोजेस लेंगे, 0, 3, 7, 28। कई बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से लोग 0, 3, 7 लगा के छोड़ देते हैं, बोलते हैं मैंने तो कंप्लीट ले लिया, मैं तो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हूं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि 0, 3, 7 लगने के बाद जिस डॉग ने या जिस कैट ने आपको बाइट किया है वो अगर 10 डेज के बाद जिंदा रहता है तो आपको हो सकता है कि 4th डोज लगाने ना बोला गया हो, तो आप 0, 3, 7 लेके सेटिस्फाइड रहते हो, ठीक रहते हो, आप सेफ रहते हो आप। लेकिन अगर वो डॉग या कैट 10 डेज में मारा गया था, उस केस में आपको ये 4th, इंट्रामस्कुलर में 5th भी लेना पड़ेगा। तीसरी बात साइट को लेके, जब भी आप देखो इंट्रामस्कुलर आप लगाते हो तो डेल्टॉइड पे आपको लगना चाहिए या फिर थाइस के एंटीरियर पार्ट में आपको लगना चाहिए। एंड इंट्राडर्मल जब आप लगाते हो तो आपको दोनों बाजू में लगना है, या तो सुप्रास्कैपुलर में भी लगा सकते हो आप, या तो फिर थाइस में लगा सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हर सिटिंग में आपको इंट्राडर्मल में 2 डोज ही लगेगा। अगर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए जा रहे हो तो, अगर आपने री एक्सपोजर लिया है या आपने प्री एक्सपोजर लिया है तो सिंगल डोज काफी है, एक ही बाजू में लगाना काफी है। बट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में दोनों बाजू में ही लगेगा, हर सिटिंग में लगेगा। यहां पे कई बार गलतियां हो जाती हैं लोगों से। साइट को लेके एक और बात, जहां पे आप इंट्राडर्मल लगाते हो, चूंकि इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि 2 स्किन के लेयर्स के बीच में आपने लगाया है, तो लेयर्स के बीच में जब आप लगाते हो तो एक छोटा सा ब्लिब बबल उठकर आ जाता है। तो ये ब्लिब का बनना बहुत जरूरी है। ब्लिब कहता है कि आपने इंट्राडर्मली ही लगाया है। अगर ब्लिब नहीं बना, इट मींस कि ये वैक्सीन आपको सब क्यूटेनियस लेयर में चला गया है, एंड अगर सब क्यूटेनियस लेयर में गया है तो ये फिर आपको इफेक्टिव नहीं होने जा रहा है। इसी साइट को लेके कई बार क्या होता है, लोग ARV को पीछे बैक में ग्लूटियल रीजन में लगवा लेते हैं। तो ये जो ग्लूटियल रीजन में लगवाया है ये भी बिल्कुल वेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि इससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके वजह से लोगों को लगता है कि हमने तो अपना कोर्स पूरा कर लिया है एंड हम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट रेबीज, लेकिन वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं अगेंस्ट रेबीज। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक इस तरीके से कोल्ड चेन, जो हमारा 4th पॉइंट था, ये है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। 2 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज के बीच में ये जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आपको अवेलेबल है मार्केट में, इसको रखना होता है। और एक बार आपने फ्रिज से अगर निकाल लिया है इस वैक्सीन को, तो मैक्सिमम 6 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो बाहर के टेम्परेचर पे। आपने रिकंस्टिट्यूट कर लिया, एक पेशेंट को आपने लगा दिया, दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए आप वेट कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स में आपको यूज कर लेना है। नहीं यूज होता है तो आप इस वायल को डिस्कार्ड कर दें, इसको रखें ना, एंड इसको रीस्टोर करने की फिर गलती ना करें। तो यहां पे हमारी गलती हो जाती है कोल्ड चेन को लेके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो एरर्स इन HRIG है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये HRIG। क्या होता है HRIG में? ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं कैटेगरी 3 बाइट में। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में HRIG का कोई रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO। अभी मैं CDC की बात नहीं कर रहा हूं। CDC के प्रोटोकॉल में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, नो 1, 2, 3। अगर बाइट है तो HRIG आपको लगाना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि HRIG इमीडिएट एंटीबॉडीज देता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देता है, जो कि वायरस को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देगा। जबकि WHO कहती है कैटेगरी
2 में या कैटेगरी 1 में HRIG की नीड नहीं है। HRIG कैटेगरी 3 में देंगे जहां पे वायरस लोड बहुत ज्यादा होता है, एंड वायरस लोड जहां ज्यादा हो रहा है वहां पे कुछ वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा HRIG को देके, एंड बाकी तो जो ARV लगा है वो अगले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में जब वो उसके वजह से एंटीबॉडीज बनेगा तो वो वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो HRIG से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहला है डोजेस। डोज होना चाहिए 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, एंड मैक्सिमली जहां पे कट है उन्स है वहीं पे इसे इन्फिल्ट्रेट करना है। ऐसा ना हो कि यहां पे कैटेगरी 3 का बाइट हुआ है एंड आपने HRIG जाकर यहां लगवा लिया इंट्रामस्कुलरली। लगा सकते हैं जरूर, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एट द साइट ऑफ द बाइट होता है। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट को एट द साइट ऑफ द बाइट ही लगाते हैं। जो थोड़ा मोड़ा अमाउंट बच जाता है उससे हम लोग इंट्रामस्कुलरली दूसरे साइट पे लगा देते हैं। HRIG जब आप क्लिनिक पे या हॉस्पिटल्स में जाते हो तो प्रॉपर हिस्ट्री कई बार आप नहीं दे पाते हो कि हमने पहले कंप्लीट कोर्स किया था या नहीं किया था, पहले हमने HRIG लगवाया था या नहीं लगवाया था। अब यहां पे जो एरर्स होता है इसको जरा ध्यान से समझें। अगर आपने प्रीवियसली फुल कोर्स ऑफ ARV ले रखा है, दैट इज 5 इंट्रामस्कुलर या 4 इंट्राडर्मल एज पोस्ट एक्सपोजर या 3 इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर एज प्री एक्सपोजर ले रखा है आपने, उस केस में कैटेगरी 3 बाइट भी होता है तो HRIG आपको नहीं लगाना है। लेकिन होता क्या है, जनरली लास्ट टाइम जो बाइट हुआ था उस बाइट में आपने 3 डोज ही लगवाया था। जैसा मैंने पहले भी बोला कि लोग इसी 3 डोज को लगवाकर खुश रहते हैं कि हमने तो पूरा डोज ले लिया है। 3 डोज लगवाया था, एंड जब फ्रेश बाइट होता है कैटेगरी 3 का, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचकर वो क्या बोलते हैं कि हमने फुल कोर्स ले लिया है पहले। अगर आपने ये बोला हो डॉक्टर को कि हमने बस 3 डोज लिया है तो वो समझ जाएंगे कि वो कंप्लीट था या नहीं था। लेकिन आप जाकर क्या बोलते हो कि हमने फुल कोर्स ले लिया है पहले। यही मुझे अभी भी कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। कई सारे लोग मुझे यही लिखकर भेजते हैं कि हमने फुल कोर्स ले लिया है प्रीवियसली। जब मैं पूछता हूं कि काइंडली मेंशन योर डेट्स, तब डेट्स में वो 3 ही डेट मेंशन करते हैं। फिर मुझे समझ आता है कि नहीं, ये फुल कोर्स नहीं था, ये तो इनकम्प्लीट है। तो ऐसे इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन वाले केस में आपको HRIG अभी लगेगा। जबकि होता क्या है, आप तो बोलते हो फुल कोर्स हमने ले लिया था और आपको HRIG लग ही नहीं पाता है कैटेगरी 3 में। अब ये जो HRIG आपको नहीं लगा है, यही प्रोलॉन्ग कर देता है आपके इंक्यूबेशन पीरियड को, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन होने की वजह से। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 3 डोज कभी भी कंप्लीट नहीं कहलाता है, ये इनकम्प्लीट ही होता है। और इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन अगर आपने पहले लिया है तो इस बार HRIG आपको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावे कई बार क्या होता है, लास्ट 5 इयर्स में हमने HRIG लगवाया होता है, कभी ना कभी डॉग बाइट होता है तो, और अब जब जा रहे हैं लगवाने को तो हम लोग वो हिस्ट्री भूल जाते हैं या स्किप कर जाते हैं, या कभी कभी क्या है कि ब्रेन नहीं काम करता, बोल नहीं पाते हैं कि हमने HRIG लगवाया है लास्ट 5 इयर्स में, एंड गलती से वहां पे डॉक्टर साहब को फिर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कैटेगरी 3 देखते हुए HRIG को, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि आपने कभी HRIG नहीं लगवाया है। अब वहां पे आपने HRIG लगवा लिया। अब ये जो आपने HRIG लगवाया है सेकेंड डोज इन अ टाइम गैप ऑफ विदिन 5 इयर्स, अब ये फिर आपके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को हैम्पर करेगा एंड फिर से आपके इंक्यूबेशन पीरियड को प्रोलॉन्ग करेगा। यहां पे HRIG फिर से आपके लिए बेनिफिशियल ना होके आपके लिए हार्मफुल ही साबित होता है। प्लस अगर आपने HRIG एंड ARV को सेम साइट पे लगा लिया है तो भी आपके लिए हार्मफुल प्रेजेंट होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंटी रेबीज वैक्सीन यहां पे शोल्डर पे लगवाया है एंड गलती से HRIG को भी आपने यहीं पे नीचे लगवा लिया, तो ये आपके लिए वेस्ट होने जा रहा है। इसलिए हमेशा HRIG एंड ARV को डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट्स पे लगाते हैं। आपने अगर ARV यहां लगवाया है तो काइंडली HRIG को यहां लगवाएं, या थाइज में भी आप लगवा सकते हैं। फिर यहां पे मेंशन कर दूं एक बार, HRIG को बटक्स में कभी ना लगवाएं, ग्लूटेल रीजन में, वो बिल्कुल वेस्ट होने जा रहा है आपके लिए। तो यही कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, एंड इन गलतियों के वजह से ही जहां इंक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से 1 साल का होने जा रहा था रेबीज का, वहां ये प्रोलॉन्ग कर जाता है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो ओरिजिनली गलती वायरस की नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर गया है, वो अपना काम तो करेगा ही। गलती हमारे से ही हो जाती है, जिसके वजह से ये वायरस कुछ दिन और रह जाता है आपके बॉडी में, 2-3 साल तक,
एंड 2-3 साल के बाद ये प्रोड्यूस करता है रेबीज डिजीज को। अब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आगे से कोई गलती नहीं होगी इस रेबीज डिजीज को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, HRIG को लेके। मिलते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।